हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर तौर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम रसशास्त्र का दूसरा अध्याय जो कि है परिभाषा प्रकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पूरी रसशास्त्र को समझने के लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या किया है, इस चैप्टर में कई सारी आपको टर्मिनोलॉजीज दी है, कई सारे आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज दी है, कई सारे आपको शब्द दिए हैं। तो इन शब्दों की परिभाषा आपको बताना है। अगर आप रसशास्त्र को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस चैप्टर में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज दी है तो उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं रसशास्त्र में तो आपको सारी टर्मिनोलॉजीज जो भी इस चैप्टर में दी गई है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं इन सारी टर्मिनोलॉजीज का उपयोग होगा। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इस अकेले चैप्टर से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस चैप्टर से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप रसशास्त्र को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे नोट्स में, देखिए नोट्स में आप देखिए, है ना, नोट्स में देखिए यहाँ पे तो इसकी पहली लाइन में ही यहाँ पे बताई है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या बोला, तो जो रस साधक वैद्य, रस साधक वैद्य यानी कि जो रस की क्या करता है, साधना करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, जो रस साधक वैद्य रस औषधियों के निर्माण से पूर्व रस शास्त्र में वर्णित सभी परिभाषाओं का ज्ञान अपने शिक्षकों से प्राप्त कर लेता है, उसे रस शास्त्र के अर्थ ज्ञान में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आती है। ठीक है, तो जो रस साधक वैद्य अपने शिक्षकों से रस शास्त्र में वर्णित सभी परिभाषाओं का अध्ययन कर लेता है तो उसे रस शास्त्र को पढ़ने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आती है। तो अतः सभी रस साधकों के लिए परिभाषा का ज्ञान परम आवश्यक है। तो इसलिए सभी रस साधकों को परिभाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप रस शास्त्र को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज दिए, जितने भी शब्द दिए हैं तो उनका आपको अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा का लक्षण बताया कि परिभाषा किसे कहते हैं, क्या होता है परिभाषा। तो देखिए यहाँ पे इस श्लोक को देखिए, श्लोक को देखिए क्या बोला यहाँ पे, निगूढ़ अनुउक्त लेश उक्त संदिग्ध अर्थ प्रदीपिका सनिश्चित अर्थ विबुधेह परिभाषा निगद्यते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, इस श्लोक का मतलब क्या है इसको आप समझे। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये बोला कि जो शब्द कैसे होते हैं, तो पहले यहाँ पे क्या बोला, निगूढ़, पहले यहाँ पे क्या बोला, निगूढ़। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बोला, अनुक्त, दूसरा यहाँ पे क्या बोला, अनुक्त। तीसरा यहाँ पे क्या बोला, तीसरा यहाँ पे क्या बोला, लेश उक्त, क्या बोला, लेश उक्त। ठीक है, और चौथा यहाँ पे क्या बोला, संदिग्ध अर्थ, चौथा यहाँ पे क्या बोला, संदिग्ध अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, जो शब्द क्या होते हैं, निगूढ़, अनुक्त, लेश उक्त, संदिग्ध अर्थ होते हैं। तो इन शब्दों पर, है ना, इन शब्दों पर, ऐसे शब्दों पर जो कैसे हैं, निगूढ़, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्ध अर्थ है, तो ऐसे शब्दों पर प्रदीपिका, प्रदीपिका यानी कि प्रकाश डालने वाली, प्रकाश डालने वाली व्याख्या को क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, परिभाषा का मतलब क्या होता है, तो जो शब्द निगूढ़, अनुक्त, लेश उक्त, संदिग्ध अर्थ होते हैं तो ऐसे शब्दों पर ऐसे शब्दों पर प्रदीपिका यानी कि प्रकाश डालने वाली व्याख्या को क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। यहाँ पे निगूढ़ का मतलब क्या होता है, निगूढ़ का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से कथित, लिख लो इसको आप, क्या होता है, अस्पष्ट रूप से जिसका क्या किया गया हो, कथन किया गया हो। ठीक है, या कथित, है ना। अनुक्त, अनुक्त यानी कि जिसे कहा नहीं गया हो, लेश उक्त यानी कि जिसे अल्प मात्रा में कहा गया हो, और संदिग्ध अर्थ यानी कि जिसके अर्थ में क्या हो, संदेह हो या डाउट हो। ठीक है,
तो जो शब्द क्या होते हैं, निगूढ़ होते हैं, यानी कि अस्पष्ट रूप से जो कथित होते हैं, अनुक्त होते हैं, यानी कि जिसे कहा ही नहीं गया हो, लेशुक्त जिसे अल्प मात्रा में कहा गया हो, संदिग्ध अर्थ जिनके अर्थों में क्या होता है, संदेह होता है, डाउट होता है। तो ऐसे शब्दों पर 4 चीज याद होना चाहिए, निगूढ़, अनुक्त, लेशुक्त और संदिग्ध अर्थ। तो ऐसे शब्दों पर प्रकाश डालने वाली व्याख्या को क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में यहाँ पर बताया है ना। तो आपके सिलेबस में 5 से 6 शब्द दिए गए हैं, तो उनका डेरिवेशन कैसे हुआ है वो आपको बताना है। तो चलिए हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शब्द है औषध, है ना। तो औषध शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, औषध शब्द की उत्पत्ति। देखो अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, औषध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर आप क्या करते हैं, औष धातु में, है ना, अगर आप क्या करते हैं औष धातु में यह प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बना है, औषध शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जो रोगों का हरण करे, स्वास्थ्य की रक्षा करे या शरीर में संतुलन स्थापित करे, उसे क्या कहते हैं, उसे औषध कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा शब्द यहाँ पे क्या दिया, भेषज। भेषज शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर आप क्या करते हैं, भीष धातु में अच प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बना है, भेषज शब्द बना है। जहां पर भीष धातु का अर्थ क्या होता है, भीष धातु का अर्थ है भय या रोग का नाश। तो इस प्रकार से भेषज का अर्थ क्या हो जाएगा, भेषज का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जो भय, रोग या कष्ट का नाश करे उसे क्या कहते हैं, उसे भेषज कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला शब्द यहाँ पे क्या दिया, कल्पना। कल्पना शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कलरिप धातु में ल्यूट प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बना है, कल्पना शब्द बना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तैयार करना। तो इस प्रकार से कल्पना का मतलब क्या हो जाएगा, तो औषधि को उपयोगी रूप देना ही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। सॉरी, ठीक है। अगला यहाँ पे शब्द दिया है कषाय। ठीक है, तो कषाय शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कस धातु में आय प्रत्यय करने से यहाँ पर क्या बना है, कषाय शब्द बना है। तो जो कसेलापन देने वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे कषाय कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। चलिए तो आगे देखिए, यहाँ पे अगला है पंच कषाय योनि। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो पंच धन कषाय धन योनि से क्या बना है, पंच कषाय योनि बना है। पंच, पंच का मतलब आप सभी जानते हैं, पंच का मतलब क्या होता है, 5। कषाय, कषाय का मतलब क्या होता है, कषाय का मतलब होता है काढ़ा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेकोशन। ठीक है, जिसको कैसे तैयार किया जाता है, तो किसी भी औषध द्रव्य को उबालकर क्या तैयार किया जाता है, कषाय या काढ़े को तैयार किया जाता है। और योनि, योनि का मतलब क्या होता है, तो जिन द्रव्यों से क्वाथ बनाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे योनि कहते हैं। ठीक है, तो रसों के आधार पर आचार्य चरक ने 5 कषाय योनियां बताई है। देखिए यहाँ पे पंच कषाय योनय इति, कौन कौन सी, पहला है मधुर कषाय, दूसरा है अम्ल कषाय, तीसरा कटु कषाय, चौथा तिक्त कषाय और 5वां क्या है, कषाय कषाय। ठीक है, तो इस प्रकार से रसों के आधार पर कितनी कषाय योनियां होती है, 5 कषाय योनियां होती है। अब आप बोलेंगे कि सर रस तो 6 होते हैं, तो यहाँ पर लवण को क्यों नहीं लिया गया, लवण कषाय करके, तो लवण को क्यों नहीं लिया गया है, तो इसको मैंने फर्स्ट ईयर में डिटेल में चरक का सूत्र स्थान 4था अध्याय है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि लवण को कषाय योनियों में क्यों नहीं लिया गया। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे संस्कार। ठीक है, तो संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर आप क्या करते हैं, सामग्री में घ प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बना है, संस्कार बना है। और संस्कार का अर्थ क्या होता है, बताइए, संस्कार का अर्थ क्या होता है, तो संस्कारो ही नाम गुण गुण अंतराधान, संस्कारो ही नाम गुण अंतराधान, यानी कि गुणों में परिवर्तन लाने को ही क्या कहा गया है, संस्कार कहा गया है। और यह परिवर्तन निम्न प्रकार से लाया जाता है, जैसे कि बात करते हैं, पहला है तोय अग्नि सन्निकर्ष, तोय अग्नि सन्निकर्ष यानी कि अग्नि और जल के संयोग से। इसका बेस्ट एग्जांपल है चावल को
जल में उबालने से और अग्नि के संयोग से इसके गुणों में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन ला दिया जाता है। जैसे कि बात करते हैं चावल कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। जब इसका जल और अग्नि से संयोग हो जाता है तो यही चावल क्या हो जाते हैं, लघु हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। गुणों में परिवर्तन लाने को क्या कहा गया है, संस्कार कहा गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मंथन के द्वारा क्या करना, गुणों में परिवर्तन लाना। जैसे कि बात करते हैं दही, दही कैसा होता है, श्वेतकारक होता है। जब इसका मंथन कर दिया जाता है तो ये क्या होता है, श्वेत अग्नि हो जाता है। इस प्रकार से काल, देश, वासना, भावना आदि प्रकार से क्या किया जाता है, गुणों में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। आपने इसे फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया है, इस चैप्टर का पहला पार्ट जहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है इसको आपको बताना था, जिसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है ना। अगले 2 से 3 लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये वाले जो चैप्टर उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अब मैं क्या करूंगा, लेक्चर की फ्रिक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाऊंगा और आप देखना अगले 1 से 2 महीने में काफी हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।